हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीता जैन। मैं गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज पालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हमारा बिजनेस लॉ, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं, यूनिट 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें पार्ट 8 है। ये मेरा 8वां लेक्चर है गेट को लेकर के। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को गेट के संबंध में समझौते जो हुए थे उनकी पूरी जानकारी आप लोगों को विस्तार से बताई है, जिसमें गेट के कार्य, गेट की पृष्ठभूमि, उसकी स्थापना जो 1 जनवरी को 1948 में हुई थी, और गेट का कार्य, उद्देश्य, उसके मूलभूत सिद्धांत और किस प्रकार से गेट के अंतर्गत जो दौरे हुए थे 8 दौरे, उसमें जो मुख्य दौरा 8वां दौरा महत्वपूर्ण दौरा था, जिसको उरुग्वे दौरा, डंकल प्रस्ताव के नाम से जो है जाना जाता है। इन सारी चीजों का मैंने आपको विस्तार से जो है पूरा 7 पार्टों में उसको बताया है। आपने वो सारे पार्ट जो है देख लिए होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर आप लोगों ने वो सारे पार्ट को नहीं देखे होंगे तो डियर स्टूडेंट, आप सब पहले उन पार्ट को देख लेंगे ताकि जो है सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ये जो है गेट को लेकर अपन अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को गेट की सारी चीजों का जो है डंकल प्रस्ताव से लेकर के पूरे 8 फर्स्ट दौर से लेकर के 8वां दौर के बारे में पूरा विस्तार से आप लोगों को जानकारी दिया है, और साथ ही भारत ने क्या खोया क्या पाया ये भी मैंने आप लोगों को जो है विस्तार से बताया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो है गेट का 8वां पार्ट है, जिसमें मैं आपको क्रिटिसिज्म ऑफ गेट, मतलब गेट की जो आलोचनाएं की गई थी आलोचकों के द्वारा, उसके बारे में जो है अपन जानेंगे। साथ ही जो नया गेट समझौता हुआ उसके मुख्य मुद्दे कौन से थे, क्योंकि गेट का जो अस्तित्व है WTO के आने के 1 साल तक जारी रहा था। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हो गई थी, परंतु फिर भी जो है गेट को समाप्त नहीं किया जा सका था। गेट जो है 12 दिसंबर 1995 को जो है पूरी तरीके से अपना अस्तित्व समाप्त किया था। तो WTO के आने के बाद भी जो है गेट मौजूद था, तो उस नए गेट समझौते के मुख्य मुद्दे कौन से हैं उसका भी जो है विस्तार से चर्चा अपन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाइए और सारे पॉइंट्स को जो है नोट करते जाएंगे। देखिए, गेट हालांकि समाप्त तो हो गया है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री बनकर रह गया है, जो कि जनरल एग्रीमेंट, टैरिफ एंड ट्रेड है, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता था, जो कि 1948 में शुरू हुआ था और 1995 तक अपने साथ था। तो ये अब जो है समाप्त होने के बाद एक इतिहास बनकर रह गया है, लेकिन इसकी जो कार्य क्षमता है, इसके जो कार्यक्रम थे उसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों के बारे में जानना भी क्या है, जरूरी है, ताकि अगर जब तक अपने को कमियां नहीं पता होगी तब तक उन कमियों को दूर कैसे करेंगे। तो इनकी कमियों को भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना इसकी जो है अच्छाई को देखते हैं उतना उसकी कमियों को भी क्या है जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी कमियां थी। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कृषि। कृषि से रिलेटेड, कृषि से संबंधित इसमें कमियां थी, जिसमें गेट जो है प्रारंभ से ही कृषि को एक विशेष मामले के रूप में उन्होंने लिया था, जिस पर गेट के जो नियम है वो लागू नहीं होते थे। हालांकि उन्होंने कृषि को लेकर के नियम बनाए, लेकिन गेट के नियम में वो लागू नहीं होते थे। तो लगभग जो विकसित देश है
उन्होंने ऐसी कृषि व्यापार नीति बनाई जो गेट के नियमों के अनुसार नहीं थी। देखिए, आप सभी जानते हैं गेट जो होता था एक अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं थी, उसकी स्थिति कानूनी स्थिति नहीं थी जिसमें सदस्य राष्ट्र जो होते थे वो आपस में समझौता करके अनुबंध करके नियम को लगाते थे। उसका कोई कानूनी स्थिति, कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। तो जो विकसित देश है वो अपने व्यापार नीति का क्या करते थे, अनुसरण करते थे, जो कि गेट के नियमों के अनुसार फॉलो नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कृषि को लेकर के। सेकेंड पॉइंट है प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं के संबंध में। जो गेट के नियम थे वो हटकर नियम थे जिसमें जो द्विपक्षीय और विभेदात्मक और प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाओं के संबंध में जो निर्णय थे उसमें गेट की भूमिका को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब कि गेट को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया क्योंकि इसकी जो नीति थी, इनकी जो व्यवस्थाएं थी, इसमें जो निर्णय लिए जाते थे उसमें मतभेद और विवाद की स्थिति ज्यादा उत्पन्न होती थी। सभी जो सदस्य राष्ट्र देश हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की इसमें आलोचना की जाती थी, जिससे गेट जो बनाया गया है, जो समूह बनाया है, जो समझौता हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता था, उसकी जो भूमिका है वो कम हो जाती थी। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इसका गेट का। तीसरा पॉइंट है सब्सिडियों का इस्तेमाल। गेट को टालने का जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक अपन बोले, एक तो प्रतिबंधात्मक है, दूसरा है सब्सिडियों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। ऐसा इसलिए है कि सब्सिडी के संबंध में जो गेट के नियम है वो स्पष्ट नहीं थे। क्यों स्पष्ट नहीं थे? क्योंकि गेट के द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उसमें जो है क्लियरिटी नहीं होती थी कि सब्सिडी को कम करना है या बढ़ाना है। उसके संबंध में सदस्य देशों के बीच में आपस में जो है मतभेद चलते रहता था, क्योंकि जो विकसित देश है उनका कहना अलग होता था और जो विकासशील देश है वो जो है अलग कहते थे। क्योंकि विकसित देश जो है अपने हिसाब से सब्सिडियों को क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, लेकिन जो विकासशील देश है वो सब्सिडियों को कम नहीं करना चाहते थे। तो आपसी मतभेद के कारण जो है गेट का नियम जो है यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता था सब्सिडियों को लेकर के। तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता था गेट के नियम के संबंध में, क्योंकि जब नियम ही क्लियर नहीं है तो उसका पालन कैसे होगा। आगे पॉइंट है चौथा, टैरिफ बाधाएं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो अधिकतर जो विकसित देश है वो टैरिफ बाधाएं क्या कर लिए, उन्होंने हटा लिए। तो भी वो जो दूसरी बाधाएं हैं उसको नहीं हटाना चाहते थे। मतलब कि जो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें हैं और कम लागत आपूर्ति कारक, बाजार विघटन, ये सारे रूपों में जो है नए व्यापार क्या करते थे, उन्होंने प्रतिबंध बनाना शुरू कर दिए। पहले जो है प्रतिबंध गेट के द्वारा जो है समाप्त किया गया था प्रशुल्क प्रतिबंध को, लेकिन सभी देशों की उसमें सहमति नहीं होने के कारण सभी देश क्या है उसमें अपना अपना क्या निकालने लगे, रास्ता निकालने लगे कि किस प्रकार से जो है देश का विकास कर सके। तो जो देखिए बाधाएं जो आती है व्यापार में, दो प्रकार की बाधाएं आती है, एक प्रशुल्क संबंधी बाधाएं आती है और दूसरा होता है गैर प्रशुल्क संबंधी बाधाएं। तो प्रशुल्क संबंधी बाधाओं पर जो है गेट ने बहुत ध्यान दिया था। अपनी 6 वार्ताओं में केवल उन्होंने जो है टैरिफ की बाधाओं पर ही क्या किया था, टैरिफ में कमी करना, इन्हीं पर ध्यान दिया था। लेकिन जो सदस्य देश है वो गैर टैरिफ बाधाएं क्या करने लगे, लाने लगे। मैंने आपको जो है इसके पहले के लेक्चर में नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में पूरा जो है एक पार्ट में आपको पूरा लेक्चर मैंने आपको बताया है, तो वो लेक्चर को जरूर देखेंगे जिससे आपको गैर प्रशुल्क समझ में आ जाएगा कि गैर प्रशुल्क के संबंध में कौन सी बाधाएं आती है। मतलब कि जो प्रशुल्क नहीं है वो क्या हो जाएगा, गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं बट प्रशुल्क नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2-4 आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि लाइसेंस,
कोटा। देखिए अगर लाइसेंस लगा दिया जाए, ये जो है गैर प्रशुल्क बाधाएं वो क्या करता है, मात्राओं को प्रभावित करता है। लाइसेंस की नीति क्या कर दी जाए, अनिवार्य कर दी जाए। यदि आप जो है आयात कर रहे हैं विदेशों से, तो आपको लाइसेंस लेना क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, जिसके बिना आपको जो है आयात करने में क्या आएगी, बाधा आएगी। तो आपको आयात के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता क्या कर दी गई है, तय कर दी गई है। या कुछ विशिष्ट वस्तुओं के लिए जो है लाइसेंस विशेष प्रकार का लेना होगा, या फिर कोटा के अंतर्गत कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप इतने कोटा से, इतने मात्रा से जो है ज्यादा आयात या निर्यात नहीं कर सकते। तो ये गैर प्रशुल्क बाधाएं कहलाती है। ये प्रशुल्क से रिलेटेड नहीं होती, मूल्य से रिलेटेड नहीं होती, फिर भी क्या होती है, बाधाएं होती है। तो जो आयात और निर्यात व्यापार में क्या करती है, महंगी बनाती है, उसको दिक्कतें खड़ी करती है। तो ये जो गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं, वो सारी बाधाएं क्या हो गए, आने लगी सामने। मतलब जो है प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने के संबंध में सोचा जा रहा था, लेकिन जो सदस्य राष्ट्र है उन्होंने गैर प्रशुल्क बाधाएं का उपाय क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस प्रकार से जो गैट का जो नियम है वो क्या हो गया, विफल हो गया। नेक्स्ट है नियम में ढिलाई। चूंकि गैट जो संस्था थी, मैंने पहले ही आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि गैट की जो संस्था थी वो एक आदेश प्राप्त संस्था थी। उसमें जो है अनुबंध के आधार पर समझौते होते थे, कोई कानूनी अस्तित्व नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं हुई थी। तो गैट जो है आदेश प्राप्त संस्था थी, इसलिए इसकी अपनी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि अनुबंध करने वाला देश क्या करे, इनके नियमों का अमल करे। मतलब नियमों की कोई स्ट्रिक्टली प्रावधान नहीं था। जैसे कि WTO के अंतर्गत जो नियम बनाए जाते हैं, उसमें उल्लंघन करने वाले देश पर जो है जुर्माना अर्थदंड भी लगाया जाता है, या उसकी जो है शिकायत दर्ज की जाती है विवाद समिति में। लेकिन गैट के अंतर्गत ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल आदेश संस्था थी। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है देश के जो नियम बनाए जाते थे गैट के, उसका फॉलो अप नहीं होता था। छठवां पॉइंट है दुरुपयोग। जो अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24, जो कि गैट के नियमों में जो है सीमा शुल्क और मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए जो अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके भी नियमों को बहुत तोड़ा और मरोड़ा गया, जिससे सीमा शुल्क को लेकर के, व्यापार क्षेत्र को लेकर के क्या किया गया, बहुत इसका दुरुपयोग किया गया, नियमों का जो है सही तरीके से पालन नहीं किया गया। तो ये जो गैट में कुछ न कुछ खामियां रही भी है, जिसके कारण से गैट के अस्तित्व को क्या करना, समाप्त करना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। जिसके कारण से गैट की आलोचनाओं के कारण से जो है इनकी कमियों की वजह से इनका जो है अस्तित्व समाप्त हो गया। अब आइए देखते हैं कि गैट के अंतर्गत जो नए समझौते हुए थे, जो कि 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षर करके गैट समझौते के मुख्य मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें 117 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 4 दिन का ये सम्मेलन हुआ था गैट समझौते को लेकर के। सबसे पहला जो मुद्दा उठाया गया, आयात शुल्क। आयात शुल्क में 40% तक की क्या की जाएगी, कटौती की जाएगी, जिसके कारण सैकड़ों प्रोडक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामान और कपड़े, ये सारी चीजों की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ दूसरा है कृषि व्यापार और कृषि सब्सिडी। गैट ने जो है 6 वर्षों तक किसानों को मिलने वाली जो कृषि सब्सिडी है, उसमें 20 से 36% जो सब्सिडी है उसमें कमी करने का क्या किया, प्रावधान किया, जिससे कि पहली बार जो है कृषि को गैट की सीमा में क्या किया गया, लाया गया। पहले जो है गैट के अंतर्गत कृषि को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन परंतु बाद में जो है गैट को जो है
इस कृषि को भी गेट के अंतर्गत शामिल किया गया था, जिसमें जो विकसित देश है वहां पर सब्सिडी के कारण करदाताओं को जो है बहुत सारा जो विदेशी मुद्रा है उसको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। कृषि समझौता होने के कारण ऐसे देशों को जो कृषि आयात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था पर पाबंदी लगाई हुई थी, अपनी जो कुल घरेलू खपत है उसका कम से कम 3 से 4% जो है कृषि सामानों का क्या करना पड़ता था, आयात करना होता था। तो इसी क्रम में जापान और कोरिया है, जिससे उन्होंने भी जो है अपने आयात पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कपड़े का आयात कोटा समाप्त। ये जो है भारत के लिए एक अविस्मरणीय देन कहे गेट ने जो दिया था, क्योंकि गेट ने क्या कर दिया था, 10 वर्षों के लिए भारत पर क्या कर दिया था, कोटा निर्धारित कर दिया था कपड़े के व्यापार को लेकर के, जिसके कारण जो है भारत में निर्यात में क्या आई थी, कमी आई थी, जिसको नए गेट समझौते में क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। तो विकसित देश जो है वो विकासशील देशों से कपड़े और सिले सुलाए वस्त्रों का जो आयात कोटा 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और आखिरी वर्ष में कोटे में तेजी से क्या हुई, कमी हुई। और ये अनुमान के अनुसार ये भी बताया जा सकता है कि कपड़े और वस्तुओं पर संरक्षण के कारण जो अमेरिकी परिवार को साल में जो व्यय करने पड़ते हैं वो भी जो है उनका क्या हो गया, बच गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग, राशि पातन को रोकने की व्यवस्था। समझौते में राशि पातन, इसका मीनिंग बता देती हूँ। वैसे मैंने आपको एक एंटी डंपिंग का एक फुल लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। शॉर्ट नोट के रूप में एंटी डंपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटी डंपिंग से रिलेटेड मैंने पार्ट 10 में जो है आप लोगों को WTO के पार्ट 10 में एंटी डंपिंग के बारे में बताया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, तो देखिए डंपिंग मतलब ये होता है जिसमें घरेलू बाजार के मूल्यों की तुलना में कम कीमत पर क्या किया जाता है, विदेशों में माल बेचा जाता है और उस पर रोक लगाने के लिए जो है कड़े नियम बनाए गए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देश क्या करने लगे, राशि पातन रोक लगाने के नाम पर जो है शुल्क लगाकर प्रतिस्पर्धा का गला घोटने लगे। इसके सिवाय और भी जो एशियाई देश है उन्होंने भी राशि पातन को रोकने के नए नए जो है तरीके खोज लिए थे। तो इसके कारण से राशि पातन को रोकने की भी जो है गेट ने व्यवस्था की, जो कि WTO के अंतर्गत किया गया था। 5वां पॉइंट है बौद्धिक संपदा अधिकार। ये भी जो ट्रिप्स समझौता हुआ, ये भी सभी देशों के लिए अविस्मरणीय समझौता था, क्योंकि गेट में इसके अंतर्गत प्रावधान नहीं थे, लेकिन WTO ने इसके अंतर्गत कानूनी व्यवस्था, कानूनी रूप दिया, जिसमें कॉपीराइट को चोरी करना, नकली सामान से प्रोडक्ट और उपभोक्ताओं की रक्षा करने और ध्वनि रिकॉर्डिंग के निर्माताओं के अधिकार सुरक्षित करने और पेटेंट के संरक्षण के लिए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन के लिए ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत कठोर नियम बनाए गए, जिससे कि कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और सभी देश जो है इससे सहमत थे बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के, जिससे कि सभी देशों की संपत्ति क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। ये भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ नए गेट के समझौते में। 6वां है गेट का विस्तार। 1947 में जो है स्थापित गेट एक स्थायी विश्व व्यापार संगठन बन गया और जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो दर्जा है वो भी विश्व व्यापार संगठन को मिल गया। ये जो 1 जनवरी 1995 से गेट का स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया और गेट का जो रूप जो सीमित था वो वृहद आकार में हो गया। तो WTO जो है उसका मुख्यालय जिनेवा में ही है, जहां गेट का मुख्यालय था वहीं WTO का भी मुख्यालय है, लेकिन इसका रूप, आकार, पूरी सारी चीजें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। गेट जो है एक नया अवतार के रूप में जो है WTO के रूप में
जन्म लिया 1 जनवरी 1995 को। तो इस प्रकार से जो है नए गेट के समझौते के मुख्य मुद्दे जो है 6 पॉइंट है। आयात शुल्क, कृषि व्यापार और कृषि सब्सिडी, कपड़े का आयात कोटा, राशि पातन, बौद्धिक संपदा अधिकार और गेट जो है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कानूनी रूप में एक अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो गेट की जो रिपोर्ट जारी की गई, गेट का जो विश्व व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा था उसमें भी जो है किसी देश को फायदा हुआ, किसी को नुकसान हुआ। जो 1994 को गेट समझौते पर हस्ताक्षर हुआ तो गेट के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उरुग्वे दौर के समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है प्रति वर्ष 755 अरब डॉलर की क्या होगी, वृद्धि होगी। विकसित देश सीमा शुल्क में, आयातों में 38% और कृषि उत्पादों में 37% की कटौती करेगा, जिससे कि हजारों प्रोडक्ट की कीमत में क्या होगी, कमी होगी। और इसके साथ ही आयात शुल्क में भी सबसे ज्यादा कटौती लकड़ी, कागज, फर्नीचर, गैर मशीनरी सामान, खनिज प्रोडक्ट, बिजली की मशीनरी, ये सारी चीजों में, साथ ही कपड़ा, चमड़ा, जूता, ये सारी चीजों में भी क्या होगी, कमी होगी, जिससे कि सभी विकासशील देश क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। तो इस समझौते के बाद से औद्योगिक उत्पादों में भी लगभग जो है 50% विकसित देशों में बिना शुल्क के क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कि विदेशी मुद्रा क्या होगी, अर्जित होगी और विकासशील देशों को काफी लाभ होगा। इसके अलावा सरकार कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर भी आयात शुल्क जो है भविष्य में नहीं बढ़ाएगी और ये निर्णय जो है उरुग्वे दौर के शुरू में लक्ष्य से जो है ज्यादा, जब आयात शुल्क में 1/3 जो है कटौती का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही पर्यटन सेवाओं के क्षेत्र में भी जो है मुक्त व्यापार के प्रवाह को शामिल किया गया। गेटवे जो है पहली बार सेवाओं के बारे में भी नियम बनाया और कस्टम राजस्व में भी कमी के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को उसने शामिल नहीं किया। तो इसमें जो है 5 मुख्य समझौते जो है घोषणा में किए गए। विश्व व्यापार संगठन की तैयारी समिति का निर्णय, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का निर्णय, व्यापार एवं पर्यावरण का निर्णय, सेवाओं संबंधी व्यापार का निर्णय, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के संबंध में निर्णय 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर दी गई। लेकिन 1 जनवरी 1995 तक जो सभी गैर सदस्य देश है वो विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता न ग्रहण किए जाने के कारण से 12 दिसंबर 1995 तक गैट का अस्तित्व क्या हुआ, बनाए रखा गया। इसके बाद इसको पूर्ण रूप से अलविदा कर दिया। तो वर्तमान में जो है डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रहरी के रूप में जो है विश्व व्यापार का नियमन कर रहा है, जो कि अभी वर्तमान में मौजूद है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास जो है गेट का आलोचना और जो किस प्रकार से गेट का अस्तित्व क्यों समाप्त हुआ और नए समझौते क्या क्या किए गए, इनके बारे में मैंने आप लोगों को सारा चीज जो है डिटेल से समझा दिया है। आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा और गेट के संबंध में आप लोग जो है पूरी जानकारी जो है अब सारी चीजों को जान चुके हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा और कोई भी दिक्कत जाती है तो कमेंट करें, मैं जो है आप लोगों को इसके संबंध में जो है जरूर आप लोगों की मदद करूँगी। सो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर।